दोस्तों नमस्कार। लगता है बीजेपी ने केजरीवाल साहब को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। इसीलिए बीजेपी ने केजरीवाल साहब का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन की यूनिटी में एक बहुत बड़ी सेंध लगा दी है। पिछले कुछ घंटों में अगर आपने डेवलपमेंट्स को देखा हो तो वो जनरली अप्रत्याशित प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए अभी चुनावों की तारीख भी घोषित नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, उनकी घोषणा कर दी है। अभी लोकसभा चुनाव में बहुत समय है, लेकिन दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने जो प्रबंधक हैं इन सीटों के, उनके नामों की घोषणा कर दी है। अब आप ये समझेंगे कि यार इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी। अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट इवन इलेक्शन का जब फर्स्ट फेज हो जाता था उसके बाद आखिरी फेज की लिस्ट इवन उसके बाद आती थी। इस बार इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या थी? उसका कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। उसका कारण इसलिए सिंपल है क्योंकि बीजेपी ऑपोजिशन को संगठित होने का टाइम नहीं देना चाहती है और इसीलिए लगातार ऐसे सिग्नल, प्रयास और मैसेज दिए जाते रहेंगे जिससे ऑपोजिशन डिस्टेबलाइज रहे, वहां पे खलबली मची रहे। उदाहरण के लिए जब उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीटों की घोषणा करी तो निश्चित रूप से जो वहां पे एस्पिरेशनल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के हों, उनमें खलबली मचना स्वाभाविक है। अपने कैंडिडेट खो न जाएं, इसके लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जल्दबाजी करना जरूरी है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ऑल इंडिया लेवल पे जो गठबंधन की बात हो रही है वो हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। उसमें अभी तक किसी भी रूप में विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। इसका मतलब यह है कि जब तक सहमति नहीं बनती तब तक ये पता नहीं होगा कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, पहली बात। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है ऑपोजिशन के लिए वो ये कि अभी तक उनकी ना तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फाइनल हुआ है, ना किस तरह से हम जनता के बीच में क्या वादे लेके जाएंगे ये तय हुआ है। लेकिन केजरीवाल साहब ने अपने लेवल पे अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और जिसमें उन्होंने केजरीवाल की गारंटी के नाम से अपना एक पूरा का पूरा रेवड़ी का रेट लिस्ट जारी कर दिया कि किसको कितना, कब, कहां और कैसे मिलेगा। अब सवाल इस बात का है कि आने वाले दिनों में जब विपक्षी एकता की बैठक होगी और उसमें जब फॉर्मूला तय होगा कि किसको कितनी सीटें मिलनी हैं, तो उसका आधार अगर पिछली बार दिए गए अगर वोट की हम बात करें तो केजरीवाल साहब को तो मध्य प्रदेश में करीब 1% के आसपास ही वोट मिला था। अब 1% वोट वाली पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए राज्य चुनाव में, अब ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, कांग्रेस ने सत्ता बनाई थी, वो तो बाद में राजनीतिक कारणों से सत्ता गई और बीजेपी दोबारा काबिज हुई। लेकिन अब स्थिति यह है कि वहां पे कांग्रेस के लिए चुनौती बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी ने खड़ी कर दी है। अब उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, केजरीवाल की गारंटी जारी कर दी है, लेकिन कितनी सीटों पे चुनाव होगा ये अभी तय नहीं है। मेरे हिसाब से केजरीवाल साहब ये मन बना चुके हैं कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पे आम आदमी के कैंडिडेट वो उतारने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के साथ उनकी बार्गेनिंग कड़ी होगी और यही बीजेपी चाहती थी, क्योंकि अभी तक अगर डायरेक्ट मुकाबला होता तो अपोजिशन को स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला था। अब जब केजरीवाल साहब वहां उतारेंगे अपने कैंडिडेट्स तो वोटों का बंटवारा होगा ऑपोजिशन में, क्योंकि बीजेपी के अपने वोट तो वर्चुअली स्थिर है। अब स्थिति ये आती है कि जब बंटवारा होगा तो कौन कौन सी सीटों पे क्या क्या
उम्मीदवार उतारे जाएंगे? और दूसरा, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र साझा होगा या अलग अलग होगा? आम आदमी पार्टी ने तो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया एक हिसाब से। अब क्या कांग्रेस इसके अंदर फेरबदल चाहेगी या इससे भी ज्यादा लॉलीपॉप मध्य प्रदेश की जनता को प्रॉमिस किए जाएंगे ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट मिले, जैसा उन्होंने कर्नाटक में और उससे पहले हिमाचल में किया। और दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी को कोई जगह नहीं मिली। तो आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि अभी तो सीटों का इक्वेशन नहीं बना और उससे पहले घोषणा पत्र जारी हुआ, और गठबंधन का भी नहीं, एक पार्टी का। तो अगर मान लीजिए कल गठबंधन की सहमति बन जाती है तो क्या केजरीवाल साहब अपना घोषणा पत्र वापस लेंगे, मॉडिफाई करेंगे? अगर ऐसा होगा तो क्या ये उनके राजनीतिक परिदृश्य के लिए या मैच्योरिटी के लिए अच्छा रहेगा? सोचने की बात ही है। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो चाल चली है, इतनी जल्दी जल्दी चुनाव आने से पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करना इसलिए ज़रूरी था कि ऑपोजिशन में खलबली मचे। जो नेता पेशेंस नहीं रखते हैं, राजनीति को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, वो इस ट्रैप में फंसें और जल्दबाजी में वो घोषणाएं कर दें जिससे गठबंधन में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में अड़चने आए। और जितनी अड़चने आएंगी उतना समझौते में टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा उतना चुनाव नज़दीक आते जाएंगे और तैयारी का टाइम ऑपोजिशन के पास कम रह जाएगा। और यही बीजेपी के लिए एक सुनियोजित राजनीतिक चाल थी जिसका फायदा उन्होंने उठाया और केजरीवाल साहब उसकी ट्रैप में आ गए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी तो मध्य प्रदेश की बात हुई है, मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में केजरीवाल साहब जाएंगे छत्तीसगढ़, वहां पे भी वो घोषणा करेंगे और खलबली वहां भी मचेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ऑलरेडी खलबली मच रही है दिल्ली की लोकसभा सीटों को लेके। इसका मतलब जहां जहां पे भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं, बीजेपी की चाल ने उन दोनों के बीच में खाई को बड़ा कर दिया है। अब सवाल इस बात का है कि आने वाले दिनों में क्या केजरीवाल साहब गठबंधन में रहेंगे या उसको छोड़ेंगे। मेरा तो अनुमान ये है कि केजरीवाल साहब को गठबंधन की राजनीति सूट नहीं करती है, उनके एजेंडा के लिए वो सही नहीं है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आने वाले दिनों में जो अपोजिशन गठबंधन है, क्या वो मजबूत बनेगा या विघटन की तरफ जाएगा? क्या केजरीवाल साहब जिम्मेवार होंगे अपोजिशन के गठबंधन को तोड़ने में? और बीजेपी तो यही चाहती है, और केजरीवाल साहब की एम्बिशन यही है कि वो एक और बड़ी पार्टी बने और कांग्रेस को हटा दें लोकसभा से एज ए मेन प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में घटनाक्रम कैसे चलता है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते हैं कि आने वाले दिनों में और क्या होता है ऑपोजिशन यूनिटी को लेके। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, और अगला कदम जो केजरीवाल साहब का होगा वो क्या होगा और कांग्रेस उसको कैसे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।